आज के मैटर में मेन चीज़ें जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस मसीह साहब ने जो जजमेंट दिया है उससे भारत देश की जनता जनार्दन के साथ में भारत देश की डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है, खासकर प्रेम्बल्स में जो चीज़ें लिखी गई हैं, भारत देश में समाजवाद और ये सब सेकुलरिज्म होना चाहिए, उसको उन्होंने दिखाने की भरसक कोशिश किया है। जहाँ वक्फ बोर्ड की स्थापना के बारे में बात करूँ, इसकी शुरुआती कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, उसमें मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये 29 से शुरुआत होगी, फिर 39 पर आएगा, फिर भारत देश आज़ाद होगा, फिर इसके 1954 आएगा, फिर 1964, 64, 68 तीन नए बिल आते हैं। पर यहाँ की जो भी चीज़ें हो रही 2024 से शुरू हो रही, 2013 में थोड़ा सा संशोधन किया गया। पर सबसे बड़ा सवाल जो कम टू द पॉइंट है, जो आज कोर्ट के लिए हम सब के लिए जो बड़ा मतलब मिसाल के तौर पर था, वो ये रहा कि ये अपनी पिटीशन चल रही थी, इसमें हम लोगों ने इंटरिम रिलीफ भी मांगी थी। इंटरिम रिलीफ में कई सारी चीज़ें थी, कुछ कोर्ट ने हम लोगों की बातों को लगभग मान लिया, तो ऐसा कह सकते हैं कि क्या क्या माना है और क्या क्या हमारी चीज़ों को उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, जो आपके प्रश्न में भी वो शामिल है। पहली बात, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, जो आप सबको पता होगा कि जो कोई भी वक्फ बोर्ड का मेंबर बनेगा उसके लिए क्या क्राइटेरिया और मिनिमम 5 साल की जो एलिजिबिलिटी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंप्लीट तरीके से इनवैलिड और वो कंप्लीट लॉ का वायलेशन बताया है। और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कमेंट में भी बोला इस चीज़ को। उन्होंने यह बोला कि कोई भी, जैसे हम लोगों की जो दलीलें थी उसमें यह थी कि कोई भी व्यक्ति हो और किसी भी कस्टम से है, रिलीजन से, जैसे मान लीजिए मैं हिंदू रिलीजन से हूँ, तो हिंदू रिलीजन्स का होने का मतलब यह है कि मैं हिंदू किसी धर्म विशेष से जोड़ना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? क्या मैं बड़ी बड़ी सेविंग रख लूँ, फिर बड़े बड़े बाल रख लूँ, फिर पीला कपड़ा पहन लूँ, फिर पूरे गले में माला पहन लूँ? तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं तरीके से मोरल चीज़ें होंगी। तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों की दलीलें थी कि इस्लामिक में कोई भी व्यक्ति यदि 5 साल में वक्फ बोर्ड के सदस्य की मेंबरशिप प्राप्त करने के लिए क्राइटेरिया क्या होंगी, उस क्राइटेरिया के बारे में कुछ भी नहीं था। क्या उसको बड़ी दाढ़ी बना लेना चाहिए? क्या वो 4-5 बार का नमाज अदा करना चाहिए? क्या उसको मक्का मदीना जाना चाहिए? क्या उसकी क्राइटेरिया है? और इसको डिसाइड कौन करेगा? तो डिसाइड करने का जो पावर था अभी कोर्ट, जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर था, तो इसको कंप्लीट सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बैन कर दिया, बोला कि यह गैर संवैधानिक है। पॉइंट नंबर 1 था। अब आ रहा हूँ पॉइंट नंबर 2 पर। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जो स्टेट में, जो हम लोग आप लोग भी जानते हैं, स्टेट और सेंट्रल 2 तरह की कमेटियां थी। स्टेट कमेटी इसमें स्टेट्स के लोग होते थे और सेंट्रल कमेटी में सेंट्रल गवर्नमेंट के। उसमें अभी जो मिनिमम क्राइटेरिया इस्लामिक थी वो मिनिमम माइनॉरिटी में कर दी गई थी, अर्थात जो मेजोरिटी ग्रुप का वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों को लेकर के है, अभी दिल्ली सल्तनत से आप इस्टेब्लिशमेंट इसका शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक होते हुए भारत देश के आधुनिक भारत तक में इसका प्रवेश है। इसका इस्टेब्लिशमेंट ही इसके लिए किया गया था कि कोई भी सोसाइटी से वेलफेयर के लिए काम करेगी, जैसे हिंदुओं में भी होता है ऐसे इस्लामिक में भी होता है। तो इसमें जब ये सारी चीज़ें इस्लामिक को लेकर के थी, यदि आप लोगों ने थोड़ी भी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें फिरोज शाह तुगलक एक व्यक्ति रहता है, उसने जो है इसका वक्त की स्थापना करता है, वो मेडिकल को लेकर के करता है और गरीब विधवा बच्चियों को शादी विवाह के लिए करता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ों को जब इसका सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही काम किया गया है, तो सवाल यह उठता है कि इनको माइनर क्यों किया गया, जब मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लिए ये बनाया गया था तो इनको कम किया गया। अब इनमें कौन मेंबर्स बनेंगे? तो मेंबर बनाने का भी काम सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने लोगों के पास रख लिया। माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम को था, मुस्लिम के ही लिए बना जो वक्फ बोर्ड है उसमें मुस्लिम लोगों की संख्या को घटा दी गई। मेजॉरिटी में जो डिसीजन लेने का पावर होगा वो जिन लोगों को अपॉइंट किया जाएगा उन लोगों के पास था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को गैर संवैधानिक बताया। यह भी बोला कि ये देखिए ये इस्लामिक के लिए है। और हम लोगों ने जो उदाहरण पेश किया था उसको मैं दोबारा भी पेश कर रहा हूँ दलीलों के समय पर भी। यदि मैं मान लीजिए हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता हूँ या मैं ब्राह्मी फैमिली से हूँ, तो कोई भी कस्टम हमारा है तो उसमें रीति रिवाज जो होंगे उस रीति रिवाज में हिंदू धर्म से संबंधित ही व्यक्ति को हम लोग एंट्री मानते हैं, तो ऐसे उनमें भी होना चाहिए। उसमें क्या बुराई है? यदि वक्फ में उनके लोग हैं तो उसमें बुराई कुछ नहीं है और उनको भी पूरी तरीके से स्वायत्तता तरीके से स्वतंत्र तरीके से काम अपने धर्म और पूजा की अर्चना करना चाहिए। वो आर्टिकल 24 से लेकर 28 में लिखा भी है फ्री प्रैक्टिस करने के लिए रिलीजन्स को। तो ये सारी चीज़ों को कंप्लीट तरीके से कोर्ट ने इनवैलिड बताया और इसमें लिमिट भी डिफाइन कर दी कि जो 12 सदस्य की टीम होती है उसमें 3 से ज़्यादा अब आप नहीं रख सकते हैं। अर्थात इसका मतलब हो गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती, जिसका इंटेंशन सुप्रीम कोर्ट ने खुल के बोला भी है कि आपके इंटेंशन से मुझे यह पता चल रहा है कि आप इसको माइनॉरिटी में क्यों किए हैं। अर्थात इसको मेजॉरिटी में करने का मतलब ये है आपका कि आप कहीं ना कहीं पर जो वक्त की प्रॉपर्टीज लगभग जो 40 लाख करोड़ हेक्टेयर के आसपास में है, 40 लाख हेक्टेयर के आसपास में, उस सारी प्रॉपर्टी जो पॉश एरियाज में जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई या और छोटे बड़े शहर हो सकते हैं, उन पर आपकी नज़रें हैं। और वो लोग जो मेंबर्स जिनको आप बनाना चाहते थे, इसमें मेंबर्स डालना चाहते थे, उनके द्वारा उस ज़मीनों पर आप उसमें कब्जा लेते और वो
डीएम के माध्यम से आपका कब्जा आता। तो सवाल उठता है कि डीएम के पास भी लिबर्टी थी, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो तीसरा पॉइंट नंबर 3, तो फिर डीएम की जो बात है तो डीएम के पावर अर्थात कलेक्टर के पावर को भी कंट्रोल कर दिया गया है। कलेक्टर ही जमीन का जो भारत देश की जो संहिता है उस संहिता में सबसे ज़्यादा जो एक्सक्यूशन और लैंड का एक्वायर का एक्विजिशन का पावर है वो सारा का सारा कलेक्टर के हाथ में होता है थ्रू एसडीएम और तहसीलदार। आप सारे लोग इतना जानते हैं। तो कलेक्टर के पावर को कैसे कंट्रोल कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि जो थर्ड पार्टी का इंटरवेनेंस था, अर्थात यदि मान लीजिए जामा मस्जिद है, मेरा मान लीजिए मध्य प्रदेश रीवा घर है, मैं कोई इंटरेस्ट दिखा दूं कि मेरे पिताजी ने आज से 100 साल पहले जामा मस्जिद की प्रॉपर्टी जो वक्त की है उसमें 200 रुपए दिए थे, इसलिए मेरा उसमें हिस्सेदारी बनती है, तो हमें तुरंत ही कोर्ट इंटरवीन करके हमें पार्टी बना लेगी। कोर्ट ने बोला कि यह बिल्कुल ही गलत है और अन्याय है, इसलिए कलेक्टर के पावर को ही उन्होंने पूरी तरीके से लिमिटेड कर दिया। और जो इस तरीके से लिमिटेशन वाली बात थी, जो कभी भी आदमी या जीवन में कभी भी घटना जोड़ करके अपने आप को उसमें प्रेजेंट कर लेता था, वो सारी चीज़ों को खत्म कर दिया। ये पॉइंट नंबर 3 था, अर्थात कलेक्टर के पावर को सीमित कर दिया गया और उस पर रोक भी लगा दी गई। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने आज यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत देश में जिस प्रकार से ये व्यवस्थाएं आप लोग चला रहे हैं और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल व्यक्ति कोई भी चाहता है 2025 के पहले वाले, तो वो सारी चीज़ें जितनी भी हैं 2025 के पहले के जितने भी होंगे एज पर लॉ जैसे चल रही थी वैसे ही चलेंगी। पर इसके साथ में सवाल उठता है कि 2025 के बाद अर्थात जो वक्फ बिल आ गया उसके बाद से जो चीज़ें घटनाएं घटेंगी वो आदमी जो नया जजमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंगली एज पर लॉ को चलाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि इसके पहले के क्या एक्ट थे, तो अभी कोई भी व्यक्ति का यदि वक्त को लेकर के कोई भी गड़बड़ियां होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ प्रॉब्लम आती, लीगलिटीज में आती है, तो वो सारी चीज़ों को लेकर के वो ट्रिब्यूनल कोर्ट में चैलेंज कर लेता था। ट्रिब्यूनल की मैं बात करूं तो ये समझ लेना कलेक्टर, कमिश्नर और सारी जो होती हैं छोटी छोटी। अब इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नया रास्ता भी दे दिया है, था पहले भी, और उसमें मोहर भी लगा दी कि अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी दरवाजा उस प्रॉपर्टीज को लेकर के मतलब खटखटा सकते हैं। साथ ही साथ में जो 40,000 हेक्टेयर जमीनों की मैंने आपसे बात की है, आपको पता होगा कि पिछले जब ये जून के पहले जब ये मैटर हम लोगों का लिस्ट हुआ था तब भी हमारे जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता जी ने, उन्होंने उस समय पर भी बोला था कि हम इस प्रॉपर्टीज़ में अभी कुछ भी डिनोटिफाइड करने के लिए मूड में नहीं है, जितना है उतना रहेगा। तो कोर्ट ने अभी इस चीज़ को फिर से जब तक टिल फाइनल हियरिंग मतलब फाइनल जजमेंट नहीं आ जाएगा तब तक के लिए फिर से उसमें जो है तो रोक लगा दी है। अर्थात जो ज़मीनें जहाँ पर यथा स्थिति पर थी उन्हीं के उसी के आधार पर अभी भी वो बनी रहेंगी और उसी भी व्यक्ति के उसी एज पर लॉ पर चलती रहेंगी, उसी के कस्टम के अकॉर्डिंगली पर। ये सारी चीज़ों के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक दो चीज़ों पर यह भी बोला कि जैसे हम लोगों ने बोला कि वक्फ बिल जो है इसको पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको आपको खत्म करना चाहिए। तो उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा बोला कि देखिए ऐसा है कि कोई भी चीज़ हो सारी तरीके से थोड़ा सा तो उसको देखने की ज़रूरत होती है और कोई भी लॉ आए तो पूरी तरीके से ख़त्म भी नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने बोला कि जो उसमें गड़बड़ियाँ हैं उन गड़बड़ियों को सुधारा जाए और उसको और अच्छा किया जाए, ठीक किया जाए। तो जिसमें सेक्शंस 3 और 4 थे उसको लेकर के हम लोग ज़्यादा उसमें बातचीत कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फाइनल जजमेंट होने में जब आएगा जजमेंट और जब उसकी डेट होगी तो उसमें हम अच्छा करेंगे और उसके लिए चीज़ों को बढ़ाया जाएगा। इस चीज़ों को साथ में लेकर के जहाँ पर 300 लगभग एमपीज़ का प्रेजेंटेशन में इस बिल को जब पास किया गया था, आपको पता है अप्रैल में 4 अप्रैल को, तो वो प्रधानमंत्री बस नहीं थे, उसमें बहुत सारे एमपी भी थे, इंडिया का अलायंस भी था उसके साथ में, राज्यसभा में भी थे सारे लोग। इन सारे लोगों की कहीं ना कहीं पर पूरे देश में तमाचा था। पूरे देश की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट पास किया गया उसकी तरफ से कंप्लीट तरीके से इनवैलिड, इनरेगुलराइज, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये सारी चीज़ें की गई हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित किया है कि गैर संवैधानिक तरीके से बिना डिबेट किए, बिना डिस्कशन के, बिना जेपीसीसी के जांचने के मांगों को, बिना मतलब कुछ भी आप ओपन हियरिंग के ये सारी चीज़ों को किया है, जो इन चीज़ों पर गलत है। और उसको कोर्ट ने जो इंटरिम रिलीफ हम लोगों के लिए बोला था उस इंटरिम रिलीफ के बारे में कोर्ट ने अलाउ किया और इसके साथ में जो बाकी की चीज़ें हैं वो फाइनल जजमेंट में जो होंगी उसके बारे में हम आप सबसे फिर चर्चा करेंगे, फिर इसमें बात करेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग ये विरोध कर रहे हैं वो कुछ और नहीं है, लूट की लीगल छूट चाहते हैं, वही कर रहे हैं, लूट की लीगल छूट। देखिए, कोई व्यक्ति विशेष की बात है, भारत देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हो सकता है कि उनको वक्फ बोर्ड की ज़मीनों से उनको कहीं दिक्कत हो रही होगी। जैसे कोई भी हम लोग पक्ष लड़ते हैं तो इसमें सरकार एक पक्ष थी, एक पक्ष हम लोग थे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उन चीज़ों में से कोई व्यक्ति कहीं संतुष्ट होता है किसी अदालत में, अभी उनके फेवर में कुछ निर्णय आ जाएंगे तो अच्छा बोलने लगेंगे। तो ये कुछ लोगों के बारे में ज़्यादा डिबेट का पॉइंट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। भारत देश 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ से मोर देन जो आबादी है उसमें कुछ लोग अच्छा भी बोलेंगे,
कुछ कुछ खराब भी बोलेंगे। जब भारत देश का संविधान आपको पता है कि जब आया था नवंबर 1949 में और जब एग्जीक्यूट हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तो कितने लोगों ने इसका विरोध किया था। बहुत सारे, हर नियम कानून में नई चीज़ें आती हैं। और जब पहला अमेंडमेंट हुआ था 1951 में संविधान का, आप सबको पता है, तो उसमें कितनी सारी चीज़ें विरोध की गई थी। तो ये सब होता रहता है। देश के हित में जो निर्णय हो उसके लिए हम लोग खड़े हैं। गलत नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी पक्ष हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पारसी हो, हम सबकी जिम्मेदारी है और उसमें आप लोग भी उसमें अभिनंग है और उसके रूप में आप लोग बेबाकी से दिखाते भी हैं सारी चीज़ों को, और इसलिए मैं आप लोगों को शुक्रगुजार भी हूँ। अब आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन सर, जो सबसे अहम मांग थी वक्फ बाय यूज़र की, वो उस मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कुछ नहीं कहा है। हाँ, आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है। हम लोगों को अभी आशा की रोशनी लगी है कि फाइनल जजमेंट